हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज की सेशन में एनसीईआरटी बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम लोग थ्योरी के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। जो आपके 135 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको जो है देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं, स्टेट की रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, पुलिस का तैयारी करते हैं, पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं और आपके जो है सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है आपका एमसीक्यूज रहेगा जो प्रीवियस ईयर को भी सम्मिलित किया गया है। तो आज जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, जिसके हम लोग थ्योरी के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में इस थ्योरी के सेशन को कंप्लीट किया है। जो साथी अभी तक नहीं देखे हैं थ्योरी के सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ईजी थोड़ा रहेगा, अच्छे से जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर करना मत भूलिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, रक्त का जो है निस्पंदन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस एट, कहाँ पर जो है इसका जो है फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? पीसीटी में, ग्लोमेरुलस में, कलेक्टिंग जो है डक्ट में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। थ्योरी के सेशन में हमने पढ़ रखा है कि किडनी में जो है रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, निस्पंदन होता है, लेकिन किडनी में भी कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो थ्योरी के सेशन में हम लोग पढ़े भी हैं। किडनी जो होता है इसका एक पेयर होता है, सबके पता है कि एक जोड़ा में होता है, यानी कि दो होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? तो सेम की बीज की तरह जो है इसकी आकृति होती है। इस किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसके कार्यात्मक इकाई को जो है नेफ्रॉन कहते हैं। कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कार्यात्मक इकाई को जो है नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में लाखों संख्या में पाया जाता है, और यही नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के काम करता है, फिल्ट्रेशन करने का जो है कार्य करता है। एक नेफ्रॉन को अलग करके देखें, कुछ इस तरह का जो है दिखता है, कुछ इस तरह का जो है आपको नेफ्रॉन दिखता है। ये जो आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो होता है वुमेन्स कैप्सूल होता है, और जो यहाँ पर गुच्छे की तरह आप बना हुआ देखते हैं ये ग्लैमुलर्स होता है, और ये पीसीटी होता है। ठीक जो है वुमेन्स कैप्सूल के ठीक नीचे जो है पीटीसी होता है, और फिर उसके बाद से हेनले लूप जो है ऐसे आपको एक फिगर बना के दिखाते भी हैं। नेफ्रॉन की कुछ इस प्रकार संरचना होती है। ये जो होता है वुमेन्स कैप्सूल होता है, वुमेन्स कैप्सूल यहाँ पर रहता है। फिर ये जो स्ट्रक्चर रहती है ये जो होती है डीसीटी होता है, और हेनले लूप जो होता है वो नीचे की तरफ जो है ऐसे ये रहता है। फिर उसके बाद से यहाँ पर कुछ गुच्छे का रहता है वो डीसीटी होता है, और यहाँ पर जो एक लंबा सा जो रहेगा वो कलेक्टिव जो है डक्ट रहता है, कलेक्टिंग जो रहता है वह डक्ट होता है। और इसमें जो गुच्छे के समान, यहाँ पर गुच्छे के समान जो बना रहता है, इसी को जो है ग्लोमुलर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो होता है वुमेन्स कैप्सूल होता है। ये यहाँ पर गुच्छे के समान होता है, उसको जो है पीसीटी कहते हैं, पीसीटी।
और ए जो होता है लूप ऑफ हेनले, इसको जो है लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ए जो होता है डीसीटी होता है, और ए यहाँ पर स्टोर जहाँ होता है वो उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग जो है ट्यूब्यूल कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार जो है एक नेफ्रॉन की जो है स्ट्रक्चर होती है। इसी जो है ग्लैमुलर्स में एक पतली सी जो है यहाँ पर जो है पतली सी कोशिकाओं का जाल होता है, यहाँ पर जाल होता है। इसी की वजह से जो है यहाँ पर ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन होता है। तो ग्लैमुलर्स में जो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो ग्लैमुलर्स में जो है होता है। इस प्रकार के जो है आपके ग्लैमुलर्स जो है रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये वुमेन्स कैप्सूल बना हुआ है और ये जो है ग्लैमुलर्स है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि रक्त का निस्पंदन कहाँ होता है? तो पीसीटी में नहीं होता है। कहाँ होता है? तो ग्लैमुलर्स में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्तनधारी और मेढक यूरिकोटेलिक जानवर होते हैं। जलीय उभयचर और जलीय कीट अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं। तो हाँ, जलीय उभयचर और जलीय कीट जो होते हैं वो अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं, ये बात सही है। स्तनधारी और मेढक जो होते हैं यूरियोटेलिक जानवर होते हैं, यह भी सही है। पक्षी और घोंघे जो होते हैं भूमि घोंघे यूरिकोटेलिक जानवर होते हैं। तो यह भी पॉइंट सही है कि यूरिकोटेलिक जो है जानवर होते हैं। तो इसमें गलत कथन को पूछा है कि गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो है राइट आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यूरिकोटेलिक में जो जानवर होते हैं वो यूरिक एसिड को स्रावन करते हैं, एसिड को। और यूरियोटेलिक जो होते हैं ये जो है यूरिया का स्रावन करते हैं, यूरिया का। और अमोनोटेलिक जो होते हैं वो अमोनिया का स्रावन करते हैं। अमोनोटेलिक जो होते हैं जानवर वो अमोनिया का जो है स्रावन करते हैं। और ये अमोनिया सबसे जो है विषैला होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अमोनिया जो होता है वह सबसे विषैला होता है। वृक्क की निस्पंदन इकाई कहलाती है। इसकी निस्पंदन इकाई जो है वो क्या कहलाती है? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, न्यूरॉन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप न्यूरॉन्स को टिक मत करिएगा। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में अलग होता है। नेफ्रॉन जो किडनी से संबंधित होता है और ये न्यूरॉन जो होता है ये आपका जो है ब्रेन से तंत्रिका तंत्र से जो है संबंधित होता है। न्यूरॉन्स किसका इकाई होता है? तो यह जो इकाई होता है तंत्रिका तंत्र के इकाई जो है होता है। और नेफ्रॉन जो होता है किसका इकाई होता है? तो किडनी का इकाई होता है। इसलिए बात को लेकर कंफ्यूज मत होइए, इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है? जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका किडनी होता है। निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? अपशिष्ट पदार्थ किसका जो है? यूरिक अम्ल पूछा है कि यूरिक अम्ल किसका है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा यूरिक अम्ल जो होता है वह होता है पक्षी का, अमीबा का नहीं, तितली का नहीं, ऊँट का नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी का। शरीर में उपापचय प्रक्रिया द्वारा बनने वाले वर्ज्य जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि है,
तो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो है वो क्रिया विधि कौन सी है? तो इसका राइट हो जाएगा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो है होता है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है वह सब एक्सक्रीशन में आता है, तो ऐसा नहीं है। इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन जो हमारे बॉडी को अनपचे भोज्य पदार्थ को डाइजेशन में जो है आपका इंजेशन पढ़ने को मिलता है। डाइजेशन के सेशन अगर आप देखे होंगे, क्लास कंप्लीट हो चुका है, उसका एमसीक्यूज प्लस थ्योरी दोनों कंप्लीट हो चुका है। तभी तक आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इंजेशन जो होता है, जो हमारे बॉडी से अनपचे भोज्य पदार्थों को बाहर निकालने का होता है। और एक्सक्रीशन जो होता है यह मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, इंजेशन में और जो है एक्सक्रीशन में, इंजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस थोड़ा यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा। इसमें इंजेशन में क्या होता है, तो इंजेशन में जो होता है यह बॉडी में अनपचे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। और एक्सक्रीशन क्या करता है, तो यह जो है मेटाबॉलिज्म उपापचय प्रक्रिया को बाहर निकालता है। तो दोनों में डिफरेंस है। पहला में इसमें क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और ये जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है? नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से सभी जो होता है नाइट्रोजनी पदार्थ। अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है और यूरिक अम्ल भी होता है, यह तीनों जो है होता है। निम्न में से कौन सा मनुष्य के लिए सबसे अधिक आविष नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है? तो सबसे अधिक जो होता है वो अमोनिया होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो है टॉक्सिक जो होता है वो अमोनिया होता है। सबसे अधिक क्या होगा? अमोनिया, अमोनिया होगा। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से यूरिया, उसके बाद से यूरिया आपका, और उसके बाद से जो होता है, इसके बाद जो होता है यूरिक एसिड, यानी कि सबसे कम टॉक्सिक जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। सबसे ज़्यादा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो अधिक जल की आवश्यकता जो है होती है वो अमोनिया को होती है, क्योंकि सबसे अधिक जो होता है टॉक्सिक विषैला सबसे अधिक जो होता है वो अमोनिया ही होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए जो है सबसे अधिक जल की इसको आवश्यकता होती है। 1 ग्राम अमोनिया में 1 ग्राम अमोनिया अगर बाहर निकालना हो तो उसमें जो है आपको 500 ml जो है आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जल की जो है आवश्यकता पड़ेगी अगर 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालना हो तो। अमोनिया, अगर 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना हो तो, अगर यूरिया को बाहर निकालना हो, 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालना हो तो कितने जल की आवश्यकता पड़ेगी? तो 50 ml जल की जो है आवश्यकता पड़ेगी। यूरिक एसिड को बाहर निकालना हो, 1 ग्राम यूरिक एसिड को बाहर निकालना हो तो सिर्फ जो है आपको 10 ml ही जो है जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे अधिक जल की आवश्यकता किस में पड़ती है? तो अमोनिया में जो है सबसे अधिक जो है जल की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है? इसमें जो है सबसे अधिक जल में घुलनशील कौन सा होता है? तो वह जो है आपका अमोनिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमोनियोटेलिक जो है होता है, अमोनोटेलिक में होता है। तो अमोनोटेलिक में जो है आपका आ जाता है क्या क्या? आपका अमीबा आ जाता है। नहीं है, पूछा है कि इसमें नहीं है, तो अमोनोटेलिक में आपका अमीबा आ गया, और जो है आपका ये प्लेनेरिया आ गया, केंचुआ आ गया, और भी जैसे कि टेडपोल आ गया। टेडपोल अगर जो है मेढक का बच्चा छोटा रहता है
तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। इंसेक्ट आ गया, जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य जो होता है यह यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो असत्य पूछा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? इसमें बताना है कि यूरिया का उत्सर्जन जो है कौन नहीं करता है। यूरिया का उत्सर्जन जो होता है वो मनुष्य भी करता है, और जो है व्हेल भी करता है, मेढक भी करता है। प्लनेरिया जो होता है यह यूरिया का उत्सर्जन नहीं करता है। ये किस चीज़ का करता है? तो अमोनोटेलिक का जो है उत्सर्जन करता है, यानी कि अमोनिया का जो है उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है? यूरिक अम्ल जो है यूरिकोटेलिक होता है। तो यह जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्थलीय घोंघा या कीट जो है, ये सभी यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। यूरिक अम्ल जो है ये सभी उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन जो है परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य जो करता है वह लीवर करता है। हमारा लीवर जो होता है ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये क्यों बदलता है? तो अमोनिया को चाहिए पानी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको पानी चाहिए। अभी हमने बताया कि अमोनिया को 1 ग्राम अगर अमोनिया है तो 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए 500 ml पानी की जो है आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे शरीर में 10 ग्राम अमोनिया बन जाए, मान लो कि हमारे शरीर में 10 ग्राम अमोनिया बन जाता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या हमारा बॉडी 1 दिन में इतना पानी बाहर निकाल सकता है? तो नहीं। इसलिए हमारा बॉडी क्या करता है? डायरेक्ट अमोनिया का स्रावन नहीं करता है, और ऊपर से ये जो अमोनिया जो होता है ना, अधिक जहरीला भी होता है। तो इसलिए लीवर पहले इसको कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये अमोनिया जो भाई साहब है इनको बुलाता है कि पहले इधर आइए, पहले आप आइए हमारे लीवर में, थोड़ा सा आपको कम जहरीला करके जो है हम भेजते हैं। तो यह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करने का कार्य करता है? तो आपका जो है लीवर। फिर लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कैसे करता है? तो लीवर जो होता है ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, या इसको जो है यूरिया साइकिल कहते हैं। तो ऑर्निथो साइकिल या यूरिया साइकिल के द्वारा जो है कन्वर्ट करके जो है यूरिया में बदल देता है। तो इस प्रकार से जो है ये लीवर हेल्प करता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन जो है नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ नहीं है? कौन सा? हिप्यूरिक अम्ल, यूरिया, क्रिएटिनाइन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह नहीं है, बाकी सभी जो है होता है। गुआनो के संबंध में क्या जो है असत्य है? गुआनो के संबंध में असत्य है, यह पक्षियों का मल है। हाँ, गुआनो जो होता है यह पक्षियों का मल है। इसमें जो है यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह पक्षियों में मुख्य उत्सर्जी अंग है। पक्षियों के मुख्य उत्सर्जी अंग नहीं है, यह नहीं होगा। बाकी सभी जो है, पहले तो जानते हैं कि ये गुआनो है क्या। गुआनो जो होता है पक्षियों का मल होता है। क्या होता है? तो यह पक्षियों का मल होता है। एक जो होता है वह ब्लैक और दूसरा जो होता है वाइट। इसका मल जो होता है एक ब्लैक कलर का होता है और एक जो होता है वाइट कलर का। 2 तरह का जो है इसका मल होता है। ये जो वाइट कलर का मल होता है ना, वाइट कलर का, वह जो है यूरिक एसिड होता है। कैसा होता है? तो वाइट कलर का जो होता है यह यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है तो पक्षी में क्या पाया जाता है? तो यूरिक एसिड जो है पाया जाता है। यही यूरिक एसिड का यूज खेतों में
उर्वरक के रूप में जो है, फर्टिलाइजर के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर असत्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? पक्षियों में मुख्य उत्सर्जी अंग है, यह जो है पक्षी में मुख्य उत्सर्जी अंग है, ए पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में जो है कौन सा अंग इसमें देखना है कि शामिल है? तो एक जोड़ी वृक्क, हाँ एक जोड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जोड़ा में दो जो है वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो है मूत्र नलिका यानी कि एक जोड़ी, एक मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ब्लैडर ये एक ही होता है तो ये जो है एक रहेगा। एक जो है मूत्र मार्ग और एक जो है इसका मूत्र मार्ग होता है, तो ए पॉइंट ए बी सी डी ये तीनों जो है इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी जो है सही होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन तंत्र से जो है संबंधित है। किससे संबंधित होता है? तो एक्सक्रीशन से जो है संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य की उत्सर्जन अंग का उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? इसमें से कौन सा अंग जो होता है वह उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं होता है? हमारा किडनी यह भी होता है, मूत्रवाहिनी, किडनी भी हो गया, मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्राशय भी होता है, लेकिन गर्भाशय नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा मूत्र प्रणाली की हिस्सा नहीं है? मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ब्रंकाई, तो ब्रंकाई जो है यह नहीं होता है, मूत्र मार्ग यह होता है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है? तो मूत्रवाहिनी, यूरेटर जो होता है यह आगे ढकेलने का जो है कार्य करता है। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? करोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटाइटिस शिरा और पल्मोनरी शिरा। तो ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें से कौन सा जो है वो अंग जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को एक एक ऑप्शन को जो है समझते हैं। रेनल आर्टरी, गुर्दे की धमनी। आप थ्योरी के सेशन में, थ्योरी की क्लास जब हुआ था उसमें आप पढ़े हैं, आपने थ्योरी की क्लास किए होंगे तो पता ही होगा कि उसमें हमने बताया था कि ये जो किडनी होता है ना, वह ब्लड, ये जो किडनी होता है ना, ब्लड उसके पास जब आता है तब उस रास्ते या उस जो है नलिका को हम रेनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी में जो ब्लड आता है उस रास्ते को जो है हम रेनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये रेनल आर्टरी आप देख सकते हैं कि ब्लड जो है किडनी में आते हुए, ये जो किडनी है ना, ये किडनी, इसमें जो ब्लड आता है, ब्लड जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो रेनल जो है, रेनल आर्टरी, रेनल जो है आर्टरी बोलते हैं, रेनल आर्टरी। और यहाँ से जो बाहर निकलता है, जो ब्लड बाहर निकलने का कार्य करता है उसको हम बोलते हैं रेनल जो है, रेनल वेन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो रेनल वेन बोलते हैं। अब किडनी क्या करता है? ब्लड के, इसके अंदर तो ब्लड आ गया, तो इसमें जो भी गंदगी होती है उसको फिल्टर करने का कार्य करता है। इसमें जो है ये नलिकाएं आप देख सकते हैं जिसको जिसको जो है नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये नेफ्रॉन क्या करता है? तो ब्लड को जो है फिल्टर करने का कार्य करता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि रेनल आर्टरी किसको बोलते हैं। तो रेनल आर्टरी जो होता है
किडनी में जो है ब्लड को लेकर आने का कार्य करता है। यानी कि ये तो ए ऑप्शन होगा कि हाँ ये तो मुख्य ये तो जो है उत्सर्जन तंत्र में सहायक है, तो ये तो सही है। नहीं, हमको देखना है हेपेटिक सिरा। अब ये हेपेटिक सिरा क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में समझते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे वेन में एक लीवर भी है, एक लीवर नाम के भी व्यक्ति है। हमारे राइट किडनी के ऊपर ही, हमारे राइट किडनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीवर जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये राइट किडनी के जो है, राइट किडनी के ठीक ऊपर जो है लीवर हमारा स्थित होता है। इसीलिए जो है राइट किडनी थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। हम बोलते हैं ना कि हमारा कौन सा किडनी जो है राइट लेफ्ट या राइट जो है कौन सा झुका रहता है थोड़ा सा, तो राइट साइड का जो किडनी होता है वो थोड़ा सा झुका रहता है, राइट की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी से क्या क्या निकलता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी को बाहर निकाला जाता है। हमारे बॉडी से कार्बन को भी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी को जो है बाहर निकाला जाता है। तो कार्बन वाला जो वेस्ट होता है यह किसके द्वारा निकल जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको पकड़ कर बाहर निकाल देता है कि चलो तुम मेरे कैटेगरी के हो, तुम निकल जाओ। हाइड्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है H2O के रूप से जो है निकल जाते हैं बाहर, H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, ये जो नाइट्रोजन होता है, यह नाइट्रोजन जो होता है ना, यह आसानी से बाहर नहीं निकलता है। ये हमारे बॉडी में इसको जो है तोड़ना पड़ता है, यानी कि यूरिया में कन्वर्ट करके जो है यह बाहर निकालना पड़ता है। अब इस यूरिया को बनाना तो पड़ेगा ना। जब आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, नाइट्रोजन जो हो गया। जब आप प्रोटीन को क्या करते हो, तो जब आप प्रोटीन को खाते हो, तो इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। इससे आपको क्या मिलता है, तो अमीनो एसिड मिलता है। कुछ देर के बाद ये अमीनो एसिड उपापचय प्रक्रिया से, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अमोनिया लीवर में जाता है। अब ये अमोनिया किस में जाएगा, तो आपका ये जो लीवर है इस लीवर में आएगा, वहाँ पर जो है ऐड हो जाता है। और यहाँ पर इस लीवर में जो है क्या ऐड हो जाता है, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर मिल जाता है और यूरिया बनाता है। तो हमने एक प्रोसेस से देखा कि अमोनिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलता है तो क्या बना दिया, इस लीवर में क्या हुआ, तो अमोनिया के साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। क्या मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के NH2CO NH2 बना दिया। यानी कि लीवर ने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी को दे दिया। किसको दे देता है, अब ये लीवर जो होता है ना, यूरिया में तो कन्वर्ट कर दिया। अब इसने क्या किया है कि लो भाई, हमने तो इसको विषैला था, इसको तोड़ दिया, जो है कन्वर्ट करके कम विषैला करके लो तुमको दे दिया। यानी कि यह क्या करता है, तो किडनी को दे देता है। यानी कि यह जो है किडनी को दे देता है। अब ये लीवर में जो आया, ये जो आप लीवर देख रहे हो, लीवर में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेपेटिक जो है आर्टरी। और जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हेपेटिक वेन। क्या बोलते हैं, तो हेपेटिक वेन। अब तक हमने क्या देखा कि ये लीवर जो है
इसमें जिस नलिका से ब्लड आती है उसे हमने क्या बोल दिया, जिस नलिका से ब्लड आती है उसको जो है हेपेटिक जो है उसको हेपेटिक आर्टरी हमने बोल दिया। क्या बोल दिया, उसे हमें हेपेटिक आर्टरी बोल दिया। और बाहर जो निकलता है, लिवर से बाहर निकलता है, उसको हमने क्या बोला, तो उसको जो है हमने कहा कि हेपेटिक वेन, यानी कि हेपेटिक सिरा कहिए या हेपेटिक वेन। ये भी हमने देख लिया कि हेपेटिक वेन भी जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ये जो हेपेटिक वेन है ये भी तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कि उत्सर्जन करने का जो है कार्य करता है। तो यानी कि ये भी जो है उत्सर्जन से संबंधित है, हेपेटिक वेन और रेनल आर्टरी। अब पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा ये क्या है, क्या जो है यह भी उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमने ब्लड के टॉपिक में पढ़ रखा है कि पल्मोनरी वेन जो है उसमें शुद्ध ब्लड फ्लो करता है और ये जो होता है वो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाने का कार्य करता है। तो ये जो होता है हार्ट से जो होता है वो बॉडी की तरफ ले जाने का कार्य करता है। तो ये भी एक जो है प्रकार का उत्सर्जन अंग है से संबंधित है, यानी कि पल्मोनरी शिरा भी जो है एक प्रकार का उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमने ये तीनों के बारे में देखा। एक करोनरी धमनी क्या है, यही जो है संबंधित नहीं होता है। तो करोनरी धमनी जो होता है ना, यह हृदय में ब्लड ले जाता है। हृदय में ब्लड को क्या करता है, तो ले जाने का कार्य करता है। हृदय में भी तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। हार्ट में, हृदय में भी तो ब्लड की और उसके आसपास की जगह पे, हार्ट के आसपास की जगह पे भी तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि खुद हृदय को भी तो आवश्यकता पड़ती है। तो वो हृदय को हृदय से पहुंचा नहीं, यानी कि कहिए कि हृदय से हृदय को ब्लड देने का कार्य जो है वो कौन करता है, तो करोनरी धमनी करता है। तो इसका जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंध नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन सी नलिका में, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नलिका में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस हेपेटिक वेन में जो है यूरिया का मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है लीवर से जस्ट निकला रहता है। लीवर जो होता है ना, इस लीवर से हेपेटिक वेन, हेपेटिक जो है आर्टरी तो लेकर आता है, लेकिन हेपेटिक वेन जो होता है यह जो है इसमें यूरिया को तुरंत लेकर जाता है, अधिक होता है। और किस नलिका में जो है यूरिया नहीं होता है, तो रेनल वेन में जो होता है, रेनल वेन में जो होता है इसमें यूरिया जो है नहीं होता है। मूत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति की विशेषता वाली स्थिति है। तो लाल कोशिका की जो है उपस्थिति वाली विशेषता जो है वो कौन सी है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा हेमेट्यूरिया। क्या हो जाएगा? हेमेट्यूरिया। मूत्र में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये हेमेट्यूरिया रोग हो जाता है। अगर मूत्र में अधिक हो जाती है आरबीसी की मात्रा मूत्र में, तो हेमेट्यूरिया रोग हो जाता है। किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो यह अच्छे से फिल्टर नहीं करता है, इसलिए जो है यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये सभी को पता है, यूरोक्रोम, यूरोबिलिन या यूरोक्रोम की वजह से जो है उपस्थिति से होता है। मूत्र का पीला रंग तो ये तो सबको पता है कि यूरोक्रोम की वजह से होता है ये, लेकिन थोड़ा सा ये भी जान ले कि ये जो किसकी वजह से यह पीला होता है। यूरोक्रोम से तो ये पीला होता है, यूरोक्रोम से जो है ये पीला होता है, लेकिन यह यूरोक्रोम में जो है, यूरोक्रोम कैसे बनता है, तो हमारे ब्लड जो है ब्लड में आरबीसी होती है। इस आरबीसी में, हमारे ब्लड में है तो सबको पता है कि आरबीसी होती है। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आरबीसी के जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद नष्ट हो जाता है। 120 दिन के बाद यह जो है नष्ट हो जाएगा।
जब आरबीसी का विघटन होता है तो यूरोक्रोम बनता है। जब आरबीसी का विघटन होता है तो क्या बनता है? यूरोक्रोम बनता है। अगर मूत्र का रंग ज़्यादा पीला हो जाता है तो यानी कि इसका मतलब कि आरबीसी जो है बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो यानी कि कोई बीमारी हो गया है। आरबीसी जो है वो अधिक मात्रा में टूट रहा है, तो एक किसकी वजह से? तो आरबीसी के टूटने की वजह से यूरोक्रोम बनता है, यानी कि यूरोक्रोम जो होता है वो पीला मूत्र को जो है पीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पक्षियों और सरीसृपों में मुख्य उत्सर्जित उत्पाद है। पक्षी में और सरीसृपों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ जो है वो क्या होता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरिक अम्ल। क्या होगा? तो यूरिक अम्ल जो है हो जाएगा। पक्षियों की और सरीसृपों में जो नाइट्रोजन वेस्ट उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है। जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है अमोनोटेलिक कहा जाता है, अभी हमने बताया। जो यूरिया का उत्सर्जन करता है यूरोटेलिक कहलाता है। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कहलाता है वो यूरिकोटेलिक कहलाता है। और जो गुआनिन का उत्सर्जन करता है, जो गुआनिन का उत्सर्जन करता है, गुआनिन का जो है उत्सर्जन करता है उसको जो है गुआनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो गुआनोटेलिक कहलाता है। इस गुआनोटेलिक में क्या क्या आ जाता है? आपका मकड़ी आ जाता है, आपका बिच्छू आ जाता है। मकड़ी, बिच्छू etc. ये जो है गुआनिन में आ जाता है। नेक्स्ट है, GFR का सामान्य मान लगभग है। GFR का सामान्य मान लगभग कितना होता है? तो GFR जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है, GFR का जो है सामान्य मान जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। किडनी की क्रियात्मक इकाई हम जानते हैं कि नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? तो किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है। अब इन नेफ्रॉन जो होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर जो है वह किडनी का निर्माण करते हैं। यानी कि एक नेफ्रॉन को अगर निकाला जाए तो कुछ इस प्रकार को जो है आपका दिखेगा। हम आपको थ्योरी के सेशन में बताए हैं कि विंस कैप्सूल में गुच्छे के समान उसे ग्लैमुरुलस कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ग्लैमुरुलस जो होता है वुमेंस कैप्सूल में एक गुच्छे के समान जो होता है वो उसी को क्या कहते हैं? तो ग्लैमुरुलस जो है कहते हैं। जो फिल्ट्रेशन करने का कार्य करता है, छानने का जो है कार्य करता है। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका रेट सामान्य जो है लगभग ग्लैमुरुलस के फिल्ट्रेशन रेट क्या है? तो यह 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में कितना? तो 1 मिनट में जो है यह 125 ml जो है बनाता है। एक दिन की बात करें तो एक दिन समान 125 ml जो है बनाता है 1 मिनट में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक दिन की बात करें तो एक दिन जो है 180 लीटर जो है यह बनाने का कार्य करता है, यानी कि पर डे। 1 घंटे के बारे में बात करें, 1 आवर के 1 घंटे का जो है बात करें तो 7.5 लीटर बनाता है। 7.5 लीटर जो है यह बनाने का कार्य करता है। ग्लाइकोशूरिया किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? यह ग्लाइकोशूरिया जो है यह किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है? तो मूत्र में ग्लूकोज की वृद्धि हो जाती है तो ग्लाइकोशूरिया रोग हो जाता है। क्या हो जाती है? तो वृद्धि हो जाती है, कमी नहीं। इसमें जो है आपका वृद्धि हो जाएगा तो ग्लाइकोशूरिया हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सब में कमी दर्शाया गया है तो ये वृद्धि होने से जो है होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु का समूह यूरिकोटेलिक है? अब इसमें से छांटना है कि यूरिकोटेलिक जो है
वह कौन सी जंतु का होता है? यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिकोटेलिक जो होता है वह कौन सा हो जाता है? कौवा। आपका कौवा हो गया, सांप, तिलचट्टा, छिपकली, ये सभी जो है यूरिकोटेलिक में आते हैं। मेढक के बारे में बात करें तो यह छोटा जब होता है तो यह अमोनिया, जैसे टेडपोल में अगर होता है मेढक जो छोटा रहता है, टेडपोल में जब होता है छोटा रहता है तो अमोनिया जो है यह स्रावित करता है। वहीं जब बड़ा हो जाता है तो यूरिया निकालता है। मछली जो होता है यह भी अमोनिया का जो है बाहर निकालती है। मछली क्या? अमोनिया बाहर निकालती है। तो इसमें भी मछली है, इसमें भी मछली है। और आदमी जो होता है यह यूरिया का निकालता है, तो यह भी गलत। तो इसका कौवा, सांप, तिलचट्टा और छिपकली यह जो है यूरिकोटेलिक होता है। सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अवशिष्ट है। सबसे कम विषैला कौन सा है? तो सबसे कम विषैला जो आपका होता है वह होता है यूरिक अम्ल। सबसे अधिक कौन होता है? तो सबसे अधिक जो होता है अमोनिया होता है और सबसे कम यूरिक अम्ल। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। अगर वृक्क किडनी में खराबी हो जाती है तो उसमें जो है रक्त की में यूरिया की मात्रा अगर बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? तो यूरेमिया कहते हैं, यूरेमिया। विषम को अलग करें, इसमें से जो है अलग करना है। वुमन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, समीपस्थ घुमावदार जो है नलिका, दूरस्थ घुमावदार नलिका। यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारा किडनी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाला को कार्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला के जो है मेडुला कहते हैं। मेडुला जो है कहा जाता है। एक नेफ्रॉन, किडनी में जो है नेफ्रॉन पाया जाता है और एक नेफ्रॉन जो होता है कुछ इस प्रकार को आपको दिखने को मिलेगा। तो इस नेफ्रॉन में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से आप ऊपर वाला जो हिस्सा देखेंगे, वुमेन्स कैप्सूल देखेंगे, पीसीटी देखेंगे, डीसीटी देखेंगे, तो ये सभी जो है ये किस पार्ट में आ जाता है? तो ये सभी जो होता है वह कार्टेक्स, ये सभी जो है कार्टेक्स में आ जाता है। और नीचे वाला जो होता है, ये नीचे वाला जो है हेनले लूप आप देख रहे हैं, यह जो होता है यह मेडुला में आ जाता है। तो इसमें विषम पूछा है तो ऊपर वाला जितना जो है वो कौन कौन सा था? तो वुमेन्स कैप्सूल था, वुमेन्स कैप्सूल था, पीसीटी था, डीसीटी था। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा सभी, यानी कि हेनले लूप जो होता है ये मेडुला में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। गुर्दे जो होती हैं यह न उत्सर्जन होता है, इसके कार्य की पूरकता जो है वह कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यकृत। गुर्दे का जो करता है वह यकृत करता है, यानी कि लीवर जो है करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? पत्थरी का निर्माण करने वाले कौन सा है? तो पत्थरी का कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम जो है ऑक्सलेट होता है। कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो कौन से रोग के उपचार में जो है डायलिसिस किया जाता है? तो कैंसर में जो है किया जाता है। किस में? कैंसर में जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क के संबंध में कौन जो है गलत है? इसमें जो है किडनी के संबंध में कौन सा गलत है? इसका भार लगभग जो होता है 120 से 170 ग्राम होता है। यह सेम के बीज के आकार का होता है। हाँ, यह मनुष्य में मुख्य उत्सर्जक अंग है। हाँ, दाईं वृक्क थोड़ी ऊपर होती है। नहीं, हमने बताया था कि दाईं वृक्क जो होती है वह थोड़ा सा झुका हुआ होता है, लेकिन जो बाईं वृक्क होती है
वह थोड़ा सा ऊपर होता है। यह झुका किसके वजह से होता है, तो इसके ठीक ऊपर जो है लीवर की वजह से यह थोड़ा सा झुका होता है। निम्न में कौन कौन जो है गुर्दे का भाग है, इसमें से गुर्दा का जो है भाग, किडनी का भाग देखना है। तो कॉर्टेक्स है, मेडुला है और वर्तनी स्तंभ भी है, कलम ऑफ वर्तनी। कलम ऑफ वर्तनी, कलम ऑफ वर्तनी किसको कहते हैं, तो कलम ऑफ वर्तनी ये जो नेफ्रॉन आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से कुछ नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर बनी रहती है, तो उस नेफ्रॉन में ये जो बीच में खाली होता है ना, उसी को जो है वर्तनी स्तंभ कहते हैं। यहाँ पर आप खाली जो दिख रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, तो जो है उसी को हम जो है वर्तनी के स्तंभ बोलते हैं, एक खाली स्थान को ही। निम्न में से किस अंग में पिरामिड जैसी रचना पाई जाती है, तो किस अंग में पिरामिड जैसी रचना पाई जाती है, तो हमारे किडनी में। किडनी में जो होता है वह पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। मेडुला पिरामिड देख रहे हैं, मेडुला पिरामिड यानी कि पिरामिड जैसी जो है संरचना पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग डैश जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाई जाती है। तो कितना जो है, लगभग कितना जो है यह पाया जाता है, तो 10 लाख। लगभग कितना, तो लगभग जो होता है यह 10 लाख पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है, इनमें देखना है कि नेफ्रॉन का भाग इसमें कौन सा नहीं है। तो गुच्छा है नेफ्रॉन का भाग, तो यह है। रेनल ट्यूबुलर है, यह भी हमने देखा। और ऐसे नोड नहीं है। ये ऐसे नोड जो है किससे संबंधित है, तो यह ऐसे नोड जो होता है यह हृदय के हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, तो हृदय का हिस्सा होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है कुछ इस प्रकार के जो बना होता है। किस प्रकार का, तो हमने कई बार इसका जो है स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा दिया कि कुछ जो है इस प्रकार के गुच्छे के समान जो है बना हुआ आपको दिखेगा। अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप नहीं समझ पाते हो ना, तो बहुत दिक्कत आप लोगों को होगा इस प्रश्नों को सॉल्व करने में। इसलिए मैं बार बार इसको जो है बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नेफ्रॉन जो होता है, या एक तरह से समझिए कि नेफ्रॉन जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका ग्लेमुरुलस हो गया, और एक जो होता है रेनल ट्यूब। तो ये रेनल ट्यूब जो होता है, ये सभी यहाँ पर एक ग्लेमुरुलस जो है वो हो गया, लेकिन इसके बाद जो ये ट्यूब जैसी संरचना आप देख रहे हो ना, इस सभी रेनल ट्यूब में आ जाता है। और ये रेनल ट्यूब में कौन कौन सा आ जाता है, तो आपका वुमेन्स कैप्सूल से लेकर ये सभी जो है रेनल ट्यूब में आ जाते हैं। अगर यहाँ से वुमेन्स कैप्सूल से बनाए तो वुमेन्स कैप्सूल हो गया आपका, फिर उसके बाद से ये जो पीटीसी हो गया, फिर हेनले लूप हो गया, डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये सभी जो है आपका कहाँ पर होता है, तो ट्यूबवेल्स का जो है पार्ट होता है, वृक्क नलिकाएं जो है ये सभी होता है। तो इसमें वृक्क नलिकाएं तो होगा ही, नेफ्रॉन का वृक्क नलिकाएं, और जो है ये आपका ग्लोमेरुलस जो है यह भी होगा ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वुमेन संपुट किससे संबंधित है, और वुमेन संपुट जो है यह किससे संबंधित है, तो यह जो है आपका किससे संबंधित है, तो किडनी से संबंधित है। और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की रहती है, तो कुछ जो है इस तरह की इसकी जो है स्ट्रक्चर रहती है। नेफ्रॉन का गुच्छा और वेमन संपुट मिलकर क्या बनाते हैं। नेफ्रॉन के जो गुच्छा होता है और वेमन संपुट जो है मिल करके क्या बनाते हैं, तो मेलपिगियन जो है बॉडी बनाते हैं, मेलपिगियन काय जो है बनाते हैं। हेनले का लूप किसमें जो है पाया जाता है, हेनले का लूप जो है किसमें पाया जाता है, तो यह आपके जो है किडनी में। किसमें पाया जाता है, तो हेनले का लूप जो होता है वह पाया जाता है किडनी में। वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है।
वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, यह जो है किससे, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। अभी हमने आपको बताया था रेनल आर्टरी और रेनल वेन। रेनल आर्टरी जो होता है यह किडनी में जो है ब्लड को लेकर आने का कार्य करता है, और रेनल वेन जो होता है यह बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी कि यह दोनों जो है किडनी से संबंधित है। अविवाहित धमनिका केशिका गुच्छा और अपवाहित धमनिका किससे संबंधित है? तो यह सभी जो संबंधित होते हैं ना, यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। कौन? तो अपवाहित धमनिका, अविवाहित धमनिका और केशिका गुच्छा और अपवाहित धमनिका, ये सभी किसके पार्ट होते हैं? तो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट? तो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। और नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है, और नेफ्रॉन जो होता है वो किस में पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। ये सभी नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन किस में पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है। और एक किडनी किससे संबंधित होता है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित होता है। अफरेंट आर्टरियोल, ये जो हमारे ब्लड को ग्लोमेरुलस, ये जो एफरेंट आर्टरियोल होता है इसको जो होता है एफरेंट आर्टरियोल, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। तो ये एफरॉन आर्टरियोल जो होता है ये हमारे ब्लड को ग्लोमेरुलस में, ये हमारे ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेकर आता है। और एफरेंट आर्टरियोल जो होता है ये ब्लड को वेंस कैप्सूल से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये वेंस कैप्सूल जो होता है इसमें से बाहर निकालने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? कौन सा जो है इसमें नहीं है? प्रभाजी आश्वन, निस्यंदन, पुनः अवशोषण, नलिकाकरण, स्राव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्लाज्मा फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर प्लाज्मा फैट और प्रोटीन को छोड़कर सब फिल्टर हो जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है तो फिल्टर करने का कार्य, फिल्ट्रेशन तो होता है, सब फिल्टर हो जाते हैं। और जो है सारा अगर फिल्टर हो जाए तो बॉडी के अंदर बाहर चला जाता है, सब जो है बाहर चला जाता है। तो इसमें जो है कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए जो काम की चीज़ें रहता है उसे जो है रेनल ट्यूब में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पुनः जो है अवशोषण कर लिया जाता है। किसमें? तो रेनल जो है ट्यूब हम बताया था ना कि वुमेन्स कैप्सूल से जो है स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या कर देता है? तो एब्जॉर्ब कर लेने का, री एब्जॉर्प्शन करने का कार्य कर लेता है। तो क्या क्या कर लेता है? एक तो फिल्ट्रेशन होता है, पुनर्एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, और ट्यूबुलर जो है सिक्रेशन होता है। लेकिन ये जो नहीं होता है, प्रभाजी आश्वन जो है यह नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न जो है देहली पदार्थ है? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, यूरिया। तो कौन सा पदार्थ जो हमारे बॉडी में थोड़ा मात्रा में चाहिए ही? तो यह जो है हमें थोड़ा मात्रा में जो चाहिए तो यूरिया होता है। क्या होता है? तो यूरिया होता है। यह जो है हमारे बॉडी में थोड़ा मात्रा में, पूरी तरह से यह बाहर नहीं निकलता है। यूरिया थोड़ा सा जो है हमारे बॉडी में चाहिए, लेकिन पूरी तरह से जो है हमारे शरीर में बाहर निकलने का कार्य कौन करता है? तो यह जो है हिप्यूरिक एसिड जो है करता है। कौन करता है? तो हिप्यूरिक जो है एसिड करता है यह बाहर निकलने का पूरी तरह से। और बाहर नहीं निकलता है तो कौन कौन बाहर नहीं निकलता है? तो आपका ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज जो है यह बाहर नहीं निकलने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? तो यूरिया होगा। उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त निस्यंद के संबंध में कौन जो है गलत है? इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इसमें जो है रुधिर कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, इसमें जो है
जल, ग्लूकोज और खनिज लवण उपस्थित होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ग्लोमेरुलस में सब कुछ फिल्ट्रेट हो जाता है, बस प्रोटीन को छोड़कर। प्लाज्मा प्रोटीन के अनुपस्थित होता है। प्लाज्मा के प्रोटीन होता है यह अनुपस्थित होता है। प्लाज्मा के प्रोटीन होता है यह अनुपस्थित होता है। एक पॉइंट तो सही है। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल। इसमें रुधिर कोशिकाएं ब्लड सेल अनुपस्थित होता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि प्लाज्मा को फिल्टर करने का कार्य कर रहा था, ब्लड सेल को फिल्टर करने का कार्य नहीं। हमने पढ़ा कि ब्लड प्लाज्मा को फिल्ट्रेशन करने का कार्य कर रहा था। तो ए बी ऑप्शन भी सही है। इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। गलत कथन चूज करना है तो गलत कथन यही हो जाएगा। इसमें जल, ग्लूकोज और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। हाँ, तो जल, ग्लूकोज और खनिज लवण ये सभी उपस्थित होते हैं। वृक्क होता है द्वारा प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्यंदन किया जाता है, कितना रक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.1 से 1.2 लीटर। 1.1 से 1.2 लीटर किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में गुच्छित निस्यंदन दर कितनी होती है? तो इसका रेट GFR रेट पूछा है कि एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 125 लीटर दिन। एक दिन में 125 लीटर। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र वो स्रावित करता है? तो एक दिन वो कितना स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यह मूत्र को उत्सर्जित करता है। सामान्य मनुष्य में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होती है। सामान्य मनुष्य में मूत्र की मात्रा कब वृद्धि होती है? जब जल के अधिक पीने से, जल में कम पीने से, यहाँ पर कम पीने से, गर्मियों के मौसम में, तो गर्मियों के अधिक होता है। तो शरीर अधिक शारीरिक अभ्यास करने, तो अधिक शारीरिक अभ्यास करने से नहीं होता है। गर्मियों के भी मौसम में नहीं, गर्मियों को तो मौसम में तो कुछ पसीना के द्वारा निकल जाता है। जल अगर कम पीनेंगे तो थोड़ी मूत्र की मात्रा वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के अधिक पीने से। देखते हैं ठंडी के मौसम में और टॉयलेट ज़्यादा लगता है। हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है? हमारे शरीर में यूरोक्रोम बनता है वह किसके टूटने से बनता है? तो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। किसके टूटने से? तो हीमोग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम बनता है। ताजे मूत्र का गंध इनमें से उपस्थित कार्बनिक पदार्थ डैश के कारण होता है। तो ताजे मूत्र का गंध किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरिनोड के कारण। किसके कारण? तो यूरिनोड के कारण ताजे, ध्यान दीजिएगा, ताजे मूत्र का गंध कह रहा है। और अगर पूछे कि मूत्र का, नेक्स्ट प्रश्न पूछे कि अगर मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है? तेज गंध आता है वो किसके कारण होता है? तो यह आपका अमोनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो अमोनिया के कारण होता है। मूत्र के 1 घंटे के बाद देखते हैं कि 1 घंटे के बाद तेज गंध आने लगता है अमोनिया की ही वजह से। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका पीएच मान लगभग होता है 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। ताज़ा मूत्र थोड़ा प्रकृति का होता है। थोड़ा प्रकृति का होता है। तो किस प्रकृति का होता है? तो यह अम्लीय होता है। कैसे, किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है।
एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा होता है, सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल की मात्रा कितना होता है? तो 96, लगभग जो है 96 होता है, लगभग 96 जो है जल का मात्रा होता है। तो 96 जो है जल हो गया, वाटर जो है 96 हो गया। यूरिन इसमें कितना होता है? तो यूरिन 2% होता है। वाटर कितना होता है? तो 96% होता है। और अदर के बारे में बात करें तो अदर इसमें कितना होता है? तो 2.3 होता है। कितना होता है? तो 2.3 होता है। अब इस 2.3 में क्या क्या आ जाता है? तो आपका जो है हिप्यूरिक एसिड आ जाता है, आप क्रिएटिनिन आ जाता है, फास्फेट आ जाता है, ये सभी जो है इसमें आ जाता है। निम्न में से कौन जो है मानव मूत्र के संबंध में असत्य है? इसमें जो है गलत कथन को जो है चूज करना है कि इसमें कौन सा गलत है। इसमें यूरिया लगभग 2% होता है, ये पॉइंट तो सही है कि इसमें यूरिया जो होता है कितना होता है? तो 2% होता है। मानव जल लगभग 96% होता है, तो हाँ इतना तो होता है। इसमें थोड़ा क्षारीय प्रकृति नहीं, क्षारीय नहीं, अम्लीय प्रकृति का, अभी हमने क्या क्या देखा कि अम्लीय जो है प्रकृति की होता है, अम्लीय जो है प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का नहीं। यूरोक्रोम इसमें पीला वर्णक है, हाँ यूरोक्रोम जो है इसमें पीला वर्णक है। निम्न में से कौन सी जो है घटना डाईयूरेसिस कहलाती है? डाईयूरेसिस जो है इसमें से कौन सी घटना कहलाती है? मूत्रस्राव की मात्रा का घटना, मूत्रस्राव की जो है मात्रा का घटना, मूत्रस्राव की मात्रा का बढ़ना। तो जो है डाईयूरेसिस जो है रोग होता है, यह मूत्रस्राव की मात्रा बढ़ जाता है तब होता है। डायूरेटिक पदार्थ मूत्रस्राव की मात्रा को क्या करता है? तो मूत्रस्राव की मात्रा को जो है यह बढ़ा देने का कार्य करता है, इंक्रीज करने का जो है कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है डायूरेटिक पदार्थ है? डायूरेटिक पदार्थ जो है कौन सा है? तो आपका चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, इस सभी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। अगर चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल ये सब लिया जाता है तो मूत्र जो होता है वो तेज़ी से स्राव होता है, यानी कि बार बार लगता है। ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देता है क्या कहलाता है? तो कम कर दे, अभी तक हमने देखा कि ज़्यादा अधिक कर दे रहा था, लेकिन अब जो है कम कर देता है तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक जो हो रहा था वो अधिक हो जा रहा था, लेकिन कम करता है, एंटी डायूरेटिक जो है हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हो जाएगा। अगर यूरिन में कीटोन दिखे तो ध्यान दीजिएगा, अगर यूरिन में कीटोन दिखे तो यूरिन में कीटोन दिखे तो क्यूटनेरिया रोग हो जाता है। यदि ग्लूकोज दिखे, यदि यूरिन में ग्लूकोज दिखे तो आपको ग्लूकोसूरिया रोग हो जाता है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है। जॉन्डिस, इसमें हमारा मूत्र को पीला हो जाता है, किसके कारण होता है? तो बाइल पिगमेंट कौन सा होता है? तो बिलुबिरिन या बिलुबडीन के मल के साथ, बिलुबिरिन के कारण। अब ये बिलुबिरिन जो है वो मल के साथ बाहर निकलता है, लेकिन वो लेकिन जो जॉन्डिस जब होता है तो उस केस में बिलुबिरिन जो होता है वो मूत्र में दिखाई देने लगता है। तो इसलिए जॉन्डिस में जो होता है वो मूत्र ज़्यादा अधिक पीला दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क का हार्मोन है? तो इसमें से देखना है कि वृक्क का हार्मोन कौन सा है? तो एरिथ्रोपोइटिन जो है हार्मोन है। निम्न कौन सा एक हमारे जो है किडनी का कार्य नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन किडनी का कार्य नहीं करता है। यह शरीर में पाराशरण नियंत्रण द्वारा जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है। तो हाँ, ये निश्चित मात्रा को बनाए रखने करता है। यह रक्त में H आयन जो है सांद्रता का नियंत्रण करता है। हाँ, H आयन सांद्रता को नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को भी यह हमारे रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। लाल रंग हमारे रुधिर को ये थोड़ी प्रदान करता है, किडनी थोड़ी इसका कार्य होता है, उसका तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक असामान्य मूत्र की स्थिति है? इसमें से कौन सा असामान्य मूत्र की जो है कीटोनेरिया भी है, ग्लाइकोशूरिया भी है, पीलिया भी है और जॉन्डिस भी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यूटिनेरिया जो होता है, यूरिन में क्यूटोन जो है दिखाई देने लगता है तो क्यूटिनेरिया रोग हो जाता है। ग्लूकोज अगर ज़्यादा दिखाई देने लगेगा तो ग्लाइकोशूरिया जो है रोग हो जाता है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में जो है यह ग्लूकोज पाया जाता है, उनके यूरिन में जो है ग्लूकोज पाया जाता है। पीलिया जो रोग होता है इसमें हमारा मूत्र और पीला हो जाता है, जिसके कारण जो है इसमें बाइल पिगमेंट चले जाते हैं, बिलुबिरिन जो होता है वो चले जाते हैं। और बिलुबिरिन जो होता है ये मल के साथ बाहर निकलता है, लेकिन जॉन्डिस के केस में जो है यह मूत्र में दिखाई देने लगता है। पीलिया जब होता है, जॉन्डिस जब होता है उस केस में जो है मूत्र में दिखाई देने लगता है। रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना किसकी स्थिति को जो है दर्शाता है? तो यह जो है किसके रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना यूरेमिया दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो यूरेमिया जो है दर्शाता है। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन जो है उत्तरदायी होता है? तो यह जो है उत्तरदायी होता है आपका यकृत। कौन होता है? तो यकृत होता है। मानव वृक्क के कार्य के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्जन उपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क धमनी से आपस जाता है तो नहीं। ओमेन इसमें जो है सही कथन को चूज करना है। वोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश जो है ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृत्तीय शिरा में रक्त से वापस भेजा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको जो है आपस भेजा जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस शुद्धिकरण के प्रक्रिया को जो है डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस जो है इसको हिंदी में अपोहन भी कहीं कहीं आप लोग को दिखेगा, अपोहन लिखा मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, अपोहन कहीं लिखा मिलेगा। तो ये डायलिसिस की जो क्रिया होती है ये कृत्रिम रूप से होता है। जब दो किडनी कार्य करना बंद कर देता है, ज़्यादा अल्कोहल लेना या जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है ज़्यादा जो है अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ों के जो है तंबाकू वगैरह सबका सेवन ज़्यादा करने से हमारा किडनी जो है ख़राब हो जाता है। तो इस केस में दोनों किडनी काम करना जब बंद कर देता है तब जो है डायलिसिस पर उस जो है अंतर्गत रखा जाता है। डायलिसिस के अंतर्गत जो है घुलनशील पदार्थ का अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल जो है मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा आर पार होना जो है विसरण डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो डिफ्यूजन के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है, डिफ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सी सही है? इसमें से देखना है कि इनमें से जो है कौन सा सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये पॉइंट सही है। इसको जो है रक्त को शुद्ध किया जाता है किडनी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? इनमें मानव में जो किडनी है वो किस प्रणाली के अंतर्गत जो है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा होता है। वृक्क की प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह जो है वह कितना होता है? रक्त प्रवाह जो होता है वह कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 सीसी।
जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तब निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ जमा हो जाता है। वृक्क अगर काम करना बंद कर दे तो वहाँ पर कौन सा पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है, तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म उपापचय के दौरान हमारे शरीर में बहुत से ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें जो है नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नत्र जनित जो है अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये इत्यादि, ये सभी जो है अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं। किडनी अति सूक्ष्म निस्पंदन जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में जो है सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दा का सामान्य कार्य जो है नहीं है। इसमें से देखना है कि इसमें से कौन जो है इसका सामान्य कार्य नहीं है। तो रक्त में जल का मात्रा का नियंत्रण, जल की मात्रा का नियंत्रण तो ये करता है, ये पॉइंट तो सही है कि हाँ जल की मात्रा को नियंत्रण करने कार्य करता है। शर्करा का नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। ये शर्करा का नियंत्रण करने का कार्य जो करता है वो अग्नाशय करता है, अग्नाशय जो है करता है। छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये तो होता है। नेक्स्ट है गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। किसको करता है गठिया जो है, जोड़ों को। गठिया जो है रोग किसको प्रभावित करेगा, तो जोड़ को जो है प्रभावित करता है। जोड़ों में डैश का जमा होना गठिया का कारण होता है, तो यूरिक अम्ल का जो है जमा होना गठिया का जो है कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इसमें से देखना है कि इसमें जो है सही कथन कौन सा है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त जो होता है वो सत्य कथन का देखना है। किडनी के द्वारा मिलता है, नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये पॉइंट सही है, 2 बार रिपीट हो गया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है मनुष्य के कौन सा जो है होता है, तो यूरिया होता है। यूरिया का जो है मनुष्य उत्सर्जन करता है। स्तनधारी इनमें से जो है यूरिया बनाते हैं। किस में जो है यूरिया बनाते हैं, तो आपका जो है किस में बनाते हैं, तो लीवर में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, तो लीवर में बनाते हैं। मनुष्य के में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर जो है किस में क्षमता है, तो ग्लोमेरुलस में जो क्षमता है। अगर ग्लोमेरुलस यहाँ पर नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेमन संपुट जो है में छनने का कार्य करता है। वेमन संपुट अपोहनकारी इकाई है। डायलाइजिंग जो है यूनिट किसकी यूनिट है, तो यह जो है कृत्रिम जो है किडनी का है, कृत्रिम किडनी का है। यह जो होता है एक मशीन है। क्या है, तो एक जो है यह मशीन है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी हमने आपको बताया कि डिफ्यूजन के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिफ्यूजन के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। निम्न में से कौन जो है मानव गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है। सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में जो है जल की मात्रा को नियंत्रण करना क्या सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में शर्करा को जो है की मात्रा का नियंत्रण, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये जो है सामान्य कार्य नहीं है, ये अग्नाशय का कार्य है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में जो है पाया जाता है। यूरिया का अधिकतम मात्रा जो है किस में जो है पाया जाता है, यूरिया का अधिकतम मात्रा जो होता है मूत्र में पाया जाता है। औसतन हमारा शरीर प्रतिदिन डैश यूरिया का उत्सर्जन करता है।
कितना जो है औसतन हमारा करता है, तो 25 से 30 ग्राम जो है करता है। कितना? तो 25 से जो है 30 ग्राम करता है। रीनल केलकलाई का अर्थ क्या है? तो रीनल केलकलाई का जो अर्थ होता है वृक्क में बनी पत्थरी। वृक्क में बनी पत्थरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क में बनी पत्थरी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद नहीं करता है? कौन सा नहीं जो है इसमें करता है? तो मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वह क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है वह किडनी होता है। और हेल्प करने का कार्य कौन कौन करता है? तो हमारा फेफड़ा करता है, स्किन करता है, लीवर करता है। ये हेल्पिंग का काम करता है। ये ऑर्गन जो होता है ये हेल्पिंग का काम करता है। ईयर जो है, कान हमारा नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई जो है डी हो जाएगा। फुफ्फुस द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ है। फुफ्फुस द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हेप्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रति मिनट फेफड़े हमारे शरीर से लगभग CO2 बाहर निकालते हैं। प्रति मिनट क्या पूछ रहा है कि प्रति मिनट पूछ रहा है, तो 200 ml निकालते हैं। अप्रोक्सीमेटली देखें तो 200 ml जो है बाहर निकालने का कार्य करते हैं। हमारे त्वचा में उपस्थित पसीना का श्रवण करता है। तो पसीना का जो है करता है, कौन करता है? तो पसीना जो होता है वे श्वेत ग्रंथियाँ करता है। पसीना जो करता है वो कौन करता है? तो श्वेत ग्रंथियाँ करता है। सीबन जो करता है वो तैलीय करता है। सीबन जो करता है वो तैलीय करता है। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है? तो गर्भाशय जो है नहीं है। सूची 1 के जो है सूची 2 से इसमें मिलान करना है। तो वृक्क क्या कार्य क्या होता है? तो यह मूत्र का निर्माण करने का कार्य करता है। क्या करता है? तो मूत्र का निर्माण करने का कार्य करता है, यानी कि 1 का 3। यकृत यह क्या करता है? तो यह जो है यूरिया का निर्माण करता है। बी का जो है 1 हुआ। श्वेत ग्रंथियाँ क्या करता है? तो यह जो होता है वह आपका त्वचा होता है। श्वेत ग्रंथियाँ जो है त्वचा होता है। 4 फेफड़ा जो है CO2 या जो है CO2 का निष्कासन करता है। किसका निष्कासन करता है? तो CO2 का निष्कासन करता है। तो डी का जो हो गया 2, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 हमारे ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रेब हेंसलिट चक्र जो है, क्रेब हेंसलिट चक्र क्या है? तो यह जो होता है यकृत में यूरिया जो है संश्लेषण हेतु होता है। यकृत में यूरिया संश्लेषित हेतु होता है। मानव में एडेनिन और ग्वानिन का उपचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होता है? तो यह जो है किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होता है? तो यूरिक अम्ल के रूप में जो है उत्सर्जित होता है। मूत्र के मात्रा का नियंत्रण होता है। मूत्र के मात्रा का नियंत्रण ADH जो है एल्डोस्टेरोन के द्वारा, LDH और एल्डोस्टेरोन के द्वारा जो है नियंत्रण होता है। वृक्क नलिका में दूरस्थ कुंड जो है जिसे DCT कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयामों का पुनरावशोषण होता है? किसके आयामों का जो है पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। किसका? तो सोडियम क्लोराइड का। हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः जो है अवशोषण होता है? हेनले के लूप में पुनः अवशोषण किसका होता है? तो यूरिया तथा NaCl का, पोटेशियम का, ग्लूकोज का, जल तथा NaCl का। तो किसका जो है होता है? तो जल तथा जो है NaCl का होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
पसीना का मुख्य कार्य क्या है? पसीना का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये सभी जो है यूरिया का उत्सर्जन करना। यूरिया पसीना का जो है, पसीना में यूरिया निकलता है, यह भी पॉइंट सही है। मुख्य कार्य लेकिन पूछा है, ये तो सभी है, यूरिया का भी उत्सर्जन करता है। लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करना, हाँ लैक्टिक अम्ल का भी उत्सर्जन करता है। वाष्पीकरण द्वारा शरीर के सतह को ठंडा करना, मुख्य कार्य पूछा है तो ये हो जाएगा। पानी का अवशोषण पानी का भी करता है, लेकिन मुख्य कार्य पूछा है तो वाष्पीकरण द्वारा शरीर के सतह को ठंडा करने का कार्य करता है मुख्य कार्य इसका। निम्नलिखित में से क्या पसीने में नहीं पाया जाता है? पसीना में जो है क्या नहीं पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, जल, नमक जो है पाया जाता है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह जो है नहीं पाया जाता है। पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला नमक है, सबसे अधिक में पाया जाने वाला जो नमक होता है वह आपका होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सीबन क्या है? सीबन क्या है? तो सीबन जो होता है यह तैलीय ग्रंथि का स्रावन करता है। तैलीय के कौन करता है? तो सीबन करता है। हमारे त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करता है, कौन करता है? तो तैलीय जो प्रदान करता है वह सीबन करने का कार्य करता है। निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव होता है? निर्जलीकरण के समय जब होता है, निर्जलीकरण जब होता है तो उस समय किसका अभाव होता है? तो सोडियम क्लोराइड का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? तो सोडियम क्लोराइड का अभाव होता है। निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का हो जाता है। हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है और ये नेफ्रॉन पानी का अवशोषण करता है, लेकिन अगर नेफ्रॉन का द्वारा अगर पुनः अवशोषण न किया जाए तो यह मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो है यह इसकी जो है कमी पाई जाती है। ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है, तो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाने का कार्य जो है वो करता है डाईयूरेटिक। क्या करता है? डाईयूरेटिक। अगर आप अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, टोबैको ये सब का सेवन जो है ज़्यादा करते हैं तो आपको जो है डाईयूरेटिक होता है, यानी कि मूत्र का उत्सर्जन जो है बढ़ जाता है। मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? इनमें से जो है देखा जाए कि असामान्य घटक कौन सा है? यूरिया, केरोटीन, एल्बुमिन, सोडियम। तो एल्बुमिन है। कौन सा है? एल्बुमिन है। एल्बुमिन क्या है? तो एल्बुमिन जो होता है यह प्रोटीन होता है। यह एल्बुमिन क्या होता है? तो एल्बुमिन जो होता है यह प्रोटीन होता है। और यूरिया, केरोटीन, सोडियम ये सभी जो है मूत्र में पाया जाता है, लेकिन एल्बुमिन प्रोटीन होता है तो यह जो है मूत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से मूत्र में असामान्य घटक है, असामान्य घटक इनमें से जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कीटो बॉडी। कीटो बॉडी जो होता है यह असामान्य घटक होता है। भ्रूण का जो है एलेंटोज किसमें जो है सहायक है? भ्रूण का एलेंटोज जो है किसमें सहायक होता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह जो होता है उत्सर्जन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जल, वसा एवं दूसरे अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है? तो यह जो है करने का कार्य करता है वृक्क, यानी कि किडनी करने का कार्य करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरण से जो है अत्यधिक प्रभावित होता है? नाभिकीय विकिरण से त्वचा जो है यह अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। पक्षियों में एकल होता है, पक्षियों में एकल क्या होता है? तो यह जो है अंडाणु, ये जो है बाकी सब होता है लेकिन एकल पूछा है, सिंगल होता है अंडाणु। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो इसमें से कौन सा जो है पाया जाता है? तो वह जो है प्रोटीन तो नहीं पाया जाता है, आरबीसी भी नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी नहीं पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, क्रिएटिनिन जो है पाया जाता है। अगर आरबीसी पाया जाए मूत्र में स्रावन के समय और जो है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो ये एक रोग हो जाएगा।
क्योंकि हमारे बॉडी से जो है हर एक चीज़ जो है, प्रोटीन हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, हर चीज़ जो है बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, फिर आदमी जो है बीमार पड़ने लगेगा। तो ये सभी का श्रवण नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रिएटिनिन का जो है होता है। केटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि जल, वसा आदि का उत्सर्जन होता है। तो किसमें जो है इसका उत्सर्जन होता है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा किडनी, वृक्क होता है। किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ने का कार्य जो कौन करता है, किडनी को और मूत्राशय को जोड़ने का कार्य करता है यूरेट्रस जो है करता है, मूत्रवाहिनी। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जोड़ने का कार्य जो होता है यह जो है यूरेटर्स करता है, मूत्रवाहिनी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है संरचना मूत्र को एकत्रित करती है और मूत्र को इकट्ठा करने का जो है वो कार्य कौन करता है, तो मूत्राशय करता है। यूरिनरी जो है ब्लैडर करता है, मूत्राशय जो है इकट्ठा करने का कार्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इकट्ठा करता है। मूत्रण का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, तो मूत्र उत्सर्जन की क्रिया। छोटे बच्चे में मूत्रण एक कैसी होती है, तो यह प्रतिवर्ती क्रिया होती है। रिफ्लेक्शन अपने आप हो जाता है, इसमें जो होता है अपने आप, बच्चे में देखते हैं कि अपने आप जो है सुसु कर देते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनमें से जो है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वैसोपेरेसिन जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का विकार नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वह उत्सर्जन का विकार नहीं है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये जो रोग होता है यह हृदय से संबंधित होता है। पॉलीडिप्सिया जो है यह किससे संबंधित है, तो एक दिन में यह 10 से 15 लीटर यूरिन स्रावित करता है, तो ये रोग हो जाता है। 10 से 15 लीटर एक दिन में करेगा तो। नेफ्राइटिस जो होता है, ये नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन में अगर सूजन हो जाता है तो नेफ्राइटिस होता है। यूरेमिया जो होता है, ब्लड के अंदर यूरिन जो है इकट्ठा हो जाता है, तो यूरेमिया रोग हो जाता है। रुधिर में पोटेशियम का कम मात्रा या अत्यधिक पोटेशियम का ह्रास होना की स्थिति होता है, तो इस होता है हाइपो जो है कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम का जो है लैटिन शब्द, पोटेशियम लैटिन शब्द क्या कहते हैं, तो इसको जो है कैलियम कहते हैं, कैलियम। और ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो एक जो होता है हाइपर और एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपो। ये हाइपर जो होता है अधिक होता है, ये अधिक होता है, और ये जो है हाइपर जो होता है अधिक होता है, हाइपो जो होता है वह कम होता है। तो जब ब्लड में जो है पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हाइपो कैलेमिया रोग हो जाता है, और अधिक होता है तो हाइपर जो है कैलेमिया रोग हो जाता है। और ये जो है ओलिगोयूरिया जो होता है, इसमें मनुष्य जो है 50 से 100 ml जो है प्रति डे यह जो है यूरिया का स्रावन करता है, अगर ओलिगोयूरिया जो है यह रोग हो जाता है तो। अगर 50 ml से कम जो है 50 ml से कम जो है एक दिन में स्रावित करेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो जो है अनयूरिया जो है हो जाएगा, अनयूरिया जो है हो जाएगा रोग। निम्नलिखित में से क्या जो है ADH वैसोपेरिन की कमी से होता है, तो इसकी कमी से जो है क्या कौन सा रोग जो है हो जाता है, तो आपका जो है मूत्र में आयतन में कमी आ जाती है, मूत्र के आयतन में जो है कमी आ जाती है। दुनिया में पहला सफल जो है वृक्क प्रत्यारोपण कब हुआ था, तो सफल जब हुआ था 1954 में।
निम्नलिखित पदार्थ में उत्सर्जित पदार्थ में से इनमें से सबसे कम जो विषैला, यहाँ पर कम विषैला जो है यह कौन सा होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किस में जो है यूरिया का निस्यंदन होता है? यूरिया का निस्यंदन जो है किस में होता है, तो निस्यंदन जो होता है, फिल्ट्रेशन करने का कार्य जो है किस में होता है, तो मेल्पिगियन जो है पिंड में होता है, मेल्पिगियन बॉडी में होता है। पीसीटी, डीसीटी और जो है कलेक्टिंग डक्ट, इसका कार्य जो होता है एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। और वुमेन्स कैप्सूल और ग्लेमुरुलस जो होता है यह मेल्पिगियन पिंड में आता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो फेफड़ों द्वारा जो है हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में जो किया जाता है CO2 और H2O के, CO2 और H2O। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से देखना है कौन सा सही है ना। पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित जो है असत्य कथन को देखना है। हाँ, तो पक्षी और स्थलीय घोंघे जो होते हैं यूरिक उत्सर्जित प्राणी, ये सही है। स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जन करते हैं। जलीय एम्फीबियन प्राणी को और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो पक्षी और सरीसृप जो है यूरिया उत्सर्जित करते हैं, ये पॉइंट गलत है। यह जो है यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यूरिक अम्ल जो है पक्षी, सही है। यूरिया का उत्सर्जन कीट करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन टेडपोल करता है, यह भी सही है। यूरिया उत्सर्जन जो होता है हाथी यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसका बी जो है ये गलत। यूरिया उत्सर्जन कीट नहीं करता है। यूरिया का उत्सर्जन मनुष्य करते हैं, स्तनधारी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो है मूत्रक हार्मोन्स भी कहलाता है? किसको कहते हैं? तो इसका जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वेसोफेरिन को कहलाता है। अपोहन इकाई कृत्रिम जो है गुर्दा में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है। इसमें अंतर केवल यह होता है कि किस तरल में जो है रहता है। तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, इसमें जो है ग्लूकोज की क्या मात्रा अधिक होती है? नहीं, यूरिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो यूरिया जो है नहीं होता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपोएसिस जो है कहा जाता है, यूरोपोएसिस कहा जाता है। वृक्क नलिका में सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित होता है? तो वृक्क नलिका में सबसे ज़्यादा जो अवशोषित होने का कार्य होता है वह सोडियम होता है। क्या होता है? तो सोडियम होता है। यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक जो है होती है? यकृत से, लीवर से जब निकलता है तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो यूरिया की जो है मात्रा अधिक होती है। घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक, मनुष्य में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को किडनी के में द्वारा हटा दिया जाता है। तो किसके द्वारा जो है ये फिल्टर किया जाता है, कि रिमूव किया जाता है? तो नेफ्रॉन के द्वारा जो है किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, पुरुष जो है न्यूट्रिशन में नहीं, न्यूक्लियस में नहीं, जो है नेफ्रॉन में किया जाता है। किडनी फ्लोर का इलाज समय समय पर किडनी मशीन पर किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको जो है किसे जो कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं। गुर्दे न केवल उत्सर्जित अंग है बल्कि एक पूरक भी हैं। किसके पूरक होते हैं? हृदय जो है यह यकृत के जो है पूरक होते हैं। किसके पूरक होते हैं? तो आपके जो है यकृत के पूरक होते हैं।
मांसल नलिकाएं हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की ओर ले जाने की अनुमति देता है। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की ओर ले जाने की अनुमति जो है देता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यूरेटर जो है देता है। कौन देता है? तो यूरेटर देता है। मूत्राशय के माध्यम से बाहर जाने और आने वाले मूत्र के लिए छिद्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो है आपका मूत्राशय है, इसमें तो एक इधर से आ रहा है और एक जो है इधर निकल रहा है। तो कितना हुआ संख्या? तो 3 संख्या हो गया। डायलिसिस किस रोग उपचार में शामिल किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में जो है डायलिसिस का उपयोग कैंसर से जो है संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा आपके उत्सर्जन तंत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सारे हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके थ्योरी के सेशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो जो साथी नहीं देखे हैं वो क्लास जो है थ्योरी वाले ज़रूर देख लीजिएगा। आपके जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।